Hello and welcome to NDI Expert Show, a digital tech talk show arranged by Nauka Digital Institute for the CA students by expert faculty members. And today's topic of discussion is corporate and business laws under Inter-CA. Hello friends, I am CA Chani Pavagadi and I am faculty at Nauka Institute dealing with the subject of law from last 8 years. And today we have with us CACS panel Shah sir, very renowned faculty dealing with the subject of law and ISCA from last 10 years. I have studied ISCA from him and also a chairman of second largest branch of ICAI. Hello sir. वेलकम मैम, थैंक यू। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बस एकदम ठीक सर। राइट मैम। सर अब बेसिकली कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना शुरू कर रही हूँ आपको रिलेटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ लॉ इंटर सीए। ओके फिर मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना? अरे डन सर, पर सिर्फ लॉ सब्जेक्ट है, मुझे और नहीं आता कोई भी सब्जेक्ट। डन मैम, फॉर श्योर मैम। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जब सीए फाउंडेशन में स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं लॉ सब्जेक्ट, अब उस टाइम से उनके दिमाग में एक डर बैठ गया है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। अब इंटर सीए में आके भी वो डर उनका कंटिन्यू है। अब व्हाट कैन बी डन कि उनका ये जो डर है वो खत्म हो जाए या वो डर है वो कम हो जाए? ओके राइट, डर के आगे जीत है, राइट? ओके तो लाइक मैम, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज द रीजन बिहाइंड द फियर इन फाउंडेशन। कि फाउंडेशन में उनको क्यों लॉ में उतना डर था। तो मैम, लॉ के सामने अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स लो जैसे कि अकाउंट्स, तो अकाउंटेंस इज समथिंग जो उनके 11th 12th में भी आता था एंड फिर फाउंडेशन में भी आया। सो दे वर यूज्ड टू द सब्जेक्ट, तो उनको अकाउंट्स में इतना डर नहीं लगता था। बट फ्रेंड्स, व्हेन यू कन्फ्रंटेड लॉ सब्जेक्ट, दैट टू इन फाउंडेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आपको अकाउंट्स में भी याद करो, 11th में आपको अकाउंट्स में डर लगता था। एक छोटी सी एंट्री अगर आपको दे तो आप सोचते थे ओके ये रियल, पर्सनल या नॉमिनल है, देन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर कई बार तो 5 मिनट लगते थे आइडेंटिफाई करने में कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बट अगर आपको बोले तो फटाक देके आप बैलेंस शीट में इफेक्ट बता देते, बिकॉज इट केम बाय प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, इन फाउंडेशन इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, बट डोंट वरी, नाउ व्हेन यू कम टू इंटरमीडिएट, नाउ यू आर सो मेनी लॉज देयर, राइट? अब उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड धीरे धीरे फ्रेंड्स, टाइम बाय टाइम आपकी मैच्योरिटी लेवल एज फार एज अ सब्जेक्ट इज कंसर्न इंक्रीजेस, योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट नाउ इन फाइनल मींस एट एन इंटरमीडिएट लेवल, नाउ दिस सब्जेक्ट विल नॉट बिकम दैट डिफिकल्ट। और ये डर अपने दिमाग में से निकाल देना, बिकॉज जब तक आप डरते रहोगे, राइट, तब तक इफेक्टिवली आपका आउटपुट आएगा नहीं। बट आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे, राइट, तो आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी, एंड उसके बाद अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आई डोंट थिंक सो दैट इट विल रिमेन अ फियरफुल सब्जेक्ट। सो ये डर आपके दिमाग में से निकाल देना, ये डर के बारे में भी जो डर है वो भी निकाल देना, देन 100% दिस सब्जेक्ट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैम, व्हाट इज द वेटेज ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज in this particular subject, and which topics are important as far as the other laws are concerned? Okay, sir, as far as ICAI has given a weightage, ICAI के weightage के हिसाब से the subject is divided into 2 categories, corporate and other laws। जैसे आपने बोला, उसमें corporate laws are there for 60 marks and other laws are there for 40 marks। एंड अदर लॉज जो है उसमें सर 4 सब्जेक्ट्स है, 4 टॉपिक्स है। अब वो जो 4 एक्ट्स है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से अराउंड 3 जितने क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं मोस्ट ऑफ ऑप्शंस के साथ मिला के। सेकंड चैप्टर व्हिच इज Second chapter, which is considered as Negotiable Instrument Act 1881, also a very important chapter। उसमें भी काफी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। थर्ड चैप्टर GCA, General Clauses Act,
जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी चैप्टर में, मतलब कोई भी एक्ट में कोई वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया हो, तो उसके डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में, और इवन उसके साथ ही कनेक्टेड एक चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो मैं मानती हूँ पहले फाइनल सीए में ओल्ड सिलेबस में था, नाउ इट इज शिफ्टेड टू इंटर एंड इट इज वेरी गुड, बिकॉज स्टूडेंट्स को इंटर से पता होना चाहिए कि लॉ इंटरप्रेट कैसे होता है। अब जनरली तो ऐसा है कि ये जो चैप्टर्स है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जनरली 3 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मिला के दिखते हैं, नेगोशिएबल में 2 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम ऑप्शन के साथ मिला के होते हैं, जनरल क्लॉजेस का 1 क्वेश्चन होता है और इंटरप्रिटेशन के मोस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन होते हैं। बट मैं कभी ये आईसीआई के वेटेज को एज अ फाइनल कंसर्न या कंक्लूजन नहीं बोल सकती। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स रहेंगे, बट ये अभी तक के पास्ट पेपर्स और उसके ट्रेंड के आधार पे है। बट आईसीआई इज फेमस फॉर चेंजिंग द ट्रेंड्स इमीडिएटली विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस, तो शायद उसको तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। राइट मैम, थैंक सर, अब मैं आपको पूछूंगी, आप ज्यादातर कॉर्पोरेट लॉ से डील करते हो और आपकी जो मेथड है वो बहुत सुपर्ब है, वो चार्ट और डायग्राम के थ्रू समझाने की। अब वो कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट में सर कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो बच्चों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए, और उसमें भी जो चैप्टर्स है उसमें ज्यादातर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक प्रैक्टिकल, थियोरी, कौन से टाइप के क्वेश्चंस? ओके, आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। अक्सर आईसीआई भी ऐसा करता है, राइट? सो मैंने एक आंसर ये किया, क्वेश्चन एक होता है और क्वेश्चन एक होता है, उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, एंड मैम आपने भी आगे आपके आंसर में भी एक चीज बता दी कि देयर इज नो ट्रेंड एज फार एज आईसीआई इज कंसर्न, एंड आईसीआई इज फेमस इन चेंजिंग द ट्रेंड्स, राइट? तो मेरा भी ये मानना है कि लाइक अगर आप पास्ट ट्रेंड एनालाइज करोगे तो यू विल कम टू अ कंक्लूजन दैट एज सच देयर इज नो ट्रेंड। बट या, एज फार एज द टॉपिक्स आर कंसर्न, आई कैन से दैट आप कभी ऐसा मत सोचो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट या कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता तो होना चाहिए, बिकॉज नाउअडेज दे आस्क यू इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, राइट? एंड अगर आप कोई चीज छोड़ के जाते हो, राइट, उसमें से कुछ आया और दूसरी चीज है आपको कुछ आता है पर आप पूरा लिख नहीं पाओगे बिकॉज यू लेफ्ट आउट समथिंग। सो व्हाट आई थिंक इज दैट you should categorize, students, you should categorize the topics and you should revise all the topics, but yeah, those topics which are very important that you try to learn in a better manner. Plus, if you focus on corporate law, then I'll always request that always start with section 2, yani ki chapter 1, because it deals with various definitions. So you are crystal clear with definitions. So later on, utna samajhne ka portion aapka baki chapters mein reduce ho jayega. Then when you start dealing the subject, then start with chapter 7, that is meetings. Then do chapter 2, that is incorporation and MOA. Then do chapter number 4, that is share capital. इतना अगर आप कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर लोगे, इट विल नॉट बी अ टफ टाइम्स फॉर यू। एंड ये 3 चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 4 अगर आपने पहले किए होगे तो इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ेगी और बाकी सारे चैप्टर्स आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। मोरओवर फ्रेंड्स, चैप्टर 4 इज लाइक योर अकाउंट्स थियरी, ये आपको अकाउंट्स में हेल्प करेगा। देन चैप्टर 8, 9, 10 इज देयर, राइट? डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, वो आपके ऑडिट में आपको हेल्प करते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से अगर आप डील करोगे, राइट, तो इट विल बी वेरी बेटर एंड इससे आपका प्रिपरेशन भी फास्टर होगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, और उसके कारण प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स यू शुड डील with the things. Now my question to you, that which types of questions are asked from other laws? I mean to say whether they are theory or practical. Sir, as far as questions are concerned, मैंने ये देखा है कि आईसीएआई फाउंडेशन से लेके एक ज्यादा ऐसे अप्रोच पे जाता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और उस कंसेप्ट को आप एक जगह पे प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे कर रहे हो। लाइक बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, आपको यही डील करना है कि फ्यूचर में आपके सामने केस आया तो यू आर एबल टू एडवाइस। जो हमारा 11-12 तक का था, मगअप कर दिया आंसर के, ये हेड पॉइंट्स है, ये उसके अंदर का पॉइंट है, उससे बाहर निकल गया हो सीए लेवल पे। अब सीए लेवल पे फाउंडेशन लेवल से लेके मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि फाउंडेशन हो या इंटर हो, दे आर गिविंग फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि भाई एक्ट क्या है वो तो ठीक है, उसको ये केस स्टडी हुआ तो उसमें आप अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है कि लाइक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके प्रिविलेजेस है,
पर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहाँ कब जाएगा? तो एक क्वेश्चन पूछा होगा, उससे आपको ये चेक करना है कि ये पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके बाद उसके प्रिविलेजेस को मेंशन करना आपको। अब मैं कंसर्न करती हूँ कि जनरली अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चेक करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरली 3 क्वेश्चंस होते हैं और ज्यादातर मेजोरिटी 2 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होते हैं कि लाइक भाई ये केस स्टडी मतलब पास्ट आपका जो थियोरी अप्लाई करने का एस्पेक्ट है वो कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हुआ है, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बिलर। सेम इज द केस विद नेगोशिएबल। 2 क्वेश्चन पूछते हैं और रेयरली देयर आर थियोरी क्वेश्चंस, बट हाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत सुपरबली वो लोग उसमें थियोरी को ही मोल्ड करके पूछ रहे हैं। और जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी वो लोग कई बार ऐसा कर रहे हैं कि डेफिनेशंस है, अब डेफिनेशन का जो वर्ड है ना सीधा वो वर्ड का डिफाइन करो ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। डॉक्यूमेंट वर्ड की डेफिनेशन सीधी नहीं पूछी, उन्होंने बोला 2 लोगों के बीच में ये प्रकार से कोई डील हुआ है, इज इट कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट? राइट। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट आप थियोरी क्वेश्चन कंसिडर करो या प्रैक्टिकल कंसिडर करो, 60% तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे अप्लाई करना है उसी के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। अब सर एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना पड़ेगा आपको अच्छे से कॉर्पोरेट लॉ के रिलेटेड। जनरली सर इट इज अ बिग कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स कि क्या उनको सेक्शन नंबर, केस स्टडीज, ये जो सेक्शन के नंबर्स है, केस स्टडीज के कोर्ट के जजमेंट है, वो जजमेंट के नाम, वो नाम ये सब याद रखना क्या कंपलसरी है? एंड इफ यस तो उसकी कोई ट्रिक है कि उसको इजीली याद रख पाए वो लोग? Okay. See, ma'am, first of all, if I talk of section number, right? तो इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट अगर याद रखोगे और लिखोगे तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। आप स्टूडेंट्स आप कहोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, हालांकि लॉ भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जो काफी चीजें कंफ्यूज करता है, पर फिर कंफ्यूजन से अगर आप घबरा जाते हो तो इट्स योर चॉइस, बट कंफ्यूजन को अगर आप डील करना सीखते हो, राइट, देन इट्स आवर चॉइस, राइट। तो मैं ऐसा कहूंगा कि व्हाट वी कैन डू इज, जो टॉपिक्स लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सेक्शन नंबर आप याद रखो और उन्हें कोट करो। सारे सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी हम जब लेक्चर में डील करते तो विच एवर आर ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी क्वेश्चंस उनके याद रखो, सबके याद मत रखो। फॉर्म नंबर्स, तो फॉर्म नंबर्स फ्रेंड्स आप जानते हो कि आईसीए की मॉड्यूल में भी नहीं दिए, कुछ कुछ जगह पे ही दिए, पर जब हम लेक्चर्स में डील करते हैं तो आई स्पेसिफाई फॉर्म नंबर्स एवरीवेयर बिकॉज हितेश ऑलवेज टेल्स दैट डोंट जस्ट प्रिपेयर अ स्टूडेंट जस्ट फॉर स्टडीज बट प्रिपेयरिंग फॉर हिज ऑफिस, फॉर हिज प्रैक्टिकल लाइफ। तो मैं तो आपको फॉर्म नंबर लिखवाता हूं, तो मैं आपको वापस से ये कहूंगा कि अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है उसके खाली फॉर्म नंबर अगर आप याद रखते हो एंड आप लिखते हो, राइट, तो जैसे मैं बोर्ड पे लिखवाते वक्त जब फॉर्म नंबर लिखता हूं तो यू गेट इंप्रेस्ड, ओ वाओ फॉर्म नंबर। तो ये पेपर चेकर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, right? There should be a wow factor in your answers, right? So how you can create that wow factor, that differentiating factor, that something you are a class, you are not in a mass, right? Then the journey of going from that mass to class comes like writing a section number, writing a form number, and yeah, as far as case study is concerned, right? पढ़ते वक्त आपको केस स्टडी समझना चाहिए, बट when it comes to writing an exam, it is absolutely fine if you don't write any case study. कोई केस लॉ का नाम नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट फ्रेंड्स जो डॉक्ट्रिन्स पूछे जाए, जैसे हमारे सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉ में 2 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, उसमें लिखो। फिर कोई बहुत फेमस प्रैक्टिकल केस स्टडी और आपको याद रह गया हो, जैसे प्रोस्पेक्टस में रेक्स वर्सेस लॉर्ड किल्सन, ऐसे कोई याद हो तो आप लिखो, अदरवाइज बाकी कोई केस लॉ आपको याद रखने की इंटरमीडिएट लेवल पे जरूरत है। एंड अगर आप जितना याद रखना चाहते हो उसके लिए अगर आप मुझे कोई ट्रिक पूछो तो वो ट्रिक है रिपीटेशन। रिपीटेशन इन द सेंस मैं जितने सेक्शन नंबर याद रखना चाहता हूं उतने सेक्शन नंबर में खाली बोलूंगा नहीं, मैं उसे लिखता रहूंगा। आप 10-15 बार अगर उसे लिखोगे और सुनोगे तो अपने आप आपको वो याद रह जाएगा। दैट लॉ ऑफ रिपीटेशन, राइट, इज द ओनली ट्रिक टू रिमेंबर दिस, बिकॉज यहाँ पे कोई निम्नोनिक कोड्स या वैसा भी कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज कोई लॉजिक नहीं है। आप मुझे कोई सेक्शन 3 क्यों इस चीज का, नो लॉजिक, सो दिस आर फैक्ट। So here the law to remember is law of repetition. Keep on repeating, keep on repeating, keep on repeating, and that's how we can remember the same. So this is how we can deal with that. Now, ma'am, I am asking one question: how did you prepare this subject
when you were a student? सर एक्चुअली तो उस टाइम पे हम लोगों को बैर एक्ट पढ़ाते थे मोस्ट ऑफ टाइम, सेक्शन और वो, और मैं ना थोड़ी पढ़ने में जब स्टूडेंट थी तो थोड़ी ऐसे थी कि मुझे पढ़ने के लिए वो ऐसे कंटाला बहुत जल्दी आ जाए, तो मुझे ऐसे टॉपिक पढ़ने थे जो इंटरेस्टिंग लगे. सो व्हाट आई डिड इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ वाज कि कोई भी चैप्टर जो पहले मैं ये चेक करती थी कि उसका एग्जाम पे वाइज इंपॉर्टेंस कितना है, उसमें भी फिर उसका चैप्टर का मेरा अंडरस्टैंडिंग कितना है. मैं सबसे ज्यादा पहले वो सब्जेक्ट से, वो चैप्टर से शुरू करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा है और मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मैं उसमें कॉन्फिडेंट फील करती. अगर मैं कोई टोटली अंडर कॉन्फिडेंट चैप्टर लेके बैठ गई ना तो फिर वो डिप्रेशन शुरू हो जाए. तो आई ऑलवेज स्टार्टेड विद द चैप्टर आई फेल्ट समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एंड इट वाज इंपॉर्टेंट. और उसमें भी आई वाज स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फर्स्ट, कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले पढ़ूंगी. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ के मुझे एक लेवल पे तो ऑलमोस्ट ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि एक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया. उसके थ्रू मेरा अप्रॉक्स 60-70% जितना एक्ट तो उसी में पढ़ते हुए होता है. उसके बाद मैं उसकी थियोरी पढ़ने बैठती थी. सो क्या होता था कि मेरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बाद थियोरी पढ़ती थी, तो वो थियोरी की प्रोविजंस मेरे को रिवाइज हो जाते थे, याद रह जाते थे. प्लस थियोरी पढ़ते हुए ये अंदाजा आता था कि भाई ये टॉपिक को उन्होंने प्रैक्टिकल में देखो ऐसे पूछा है, तो मुझे दूसरे टॉपिक में भी अंदाजा आता था कि भाई इस टॉपिक को भी इस तरीके से प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं. सो अब मेरा तो यही था कि मैं पहले प्रैक्टिकल लेके बैठ जाती थी और फिर थियोरी. एंड सर एक छोटा सा एस्पेक्ट मैंने फॉलो किया था, शायद मैंने आपसे टिप सुनी थी या किसी से पता नहीं, बट व्हाट आई डिड वाज कि कंपनी लॉ में वो जो नंबर ऑफ डेज आते थे, वो नंबर ऑफ डेज याद करने डिफिकल्ट होते थे ना. हर एक में अलग अलग आते हैं, कुछ जगह पे 30 डेज होते हैं, कुछ जगह पे 60 होते हैं, कुछ जगह पे उससे ज्यादा होते हैं 90. तो मैं ये करती थी कि जब मैं पढ़ना शुरू करूँ ना, आई वाज टेकिंग वन फुल स्केल एंड मैं उसमें नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ लिखती थी. फिर उसको कंबाइन करके एक ऐसा उसका कंपाइलेशन बनाती थी कि भाई कौन से ट्रांजेक्शन में 30 डेज आते हैं. मुझे सारे ट्रांजेक्शन के नंबर ऑफ डेज याद नहीं रहेंगे, तो मुझे कौन से ट्रांजेक्शन में 30 डेज आता है वो याद रहेगा. सो मैं पहले जब पढ़ती थी तो ऐसे नंबर ऑफ डेज लिख के जाती थी, फिर लास्ट में उसको कंपाइल करती थी कि 30 डेज में टोटल कितने ट्रांजेक्शन आ रहे हैं. सो फिर वो ट्रांजेक्शन हर रोज एक बार देख लेती थी. तो आपने जैसे बोला वैसे लॉ ऑफ रिपीटेशन, आधे नंबर ऑफ डेज उसी से याद रह जाते थे. और सर अब आप सबसे ज्यादा मेरे प्रेजेंटेशन के लिए, मुझे याद है कि हितेश सर ने, हम जब हमारी फाइनल की बात थी तब आपको एज अ फैकल्टी इंट्रोड्यूस किया था, ही सेड कि इनके थियोरी सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन भी बहुत सुपर है, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं. अब सर आप कैसे प्रिपेयर करते थे, वो ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों को, तो आप थोड़ा सा गाइड करो उनको. ये आपने अच्छा रास्ता दे, नहीं क्वेश्चन नया पूछने की जगह रीशूट द सेम क्वेश्चन, राइट? गुड. यस मैम. As such, जब भी थियोरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे, then always my first love was always towards theory subject and it was my edge, right? Because I always heard that rank लाना हो तो theory subject पे ज्यादा control हो तो you are always on a safer side. Yes. So I was preparing. मैं जब सिर्फ पढ़ता नहीं था, मैं जब पढ़ता था तो उसके साथ मैं उसकी समरी भी बनाता जाता था. And when I was preparing summary, तो मैं हमेशा चार्ट्स यूज करता था, बिकॉज आप जब चार्ट बनाना चाहते हो दैट टू समराइज फॉर्म में, तो पहले आपका कंसंट्रेशन पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा होना चाहिए और उसके कारण आप एनालाइज, चार्ट कभी ऐसे नहीं बनता. तो चार्ट जब आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस करने से जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग कैपेबिलिटी बनती थी वो बहुत बढ़िया थी और उसके रिवाइज करना भी बहुत इजी हो जाता था. सो मैम मैं जब प्रिपेयर करता था तो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग, लाइक मैं कभी खाली पढ़ता नहीं था, मेरे साथ हमेशा एक नोटबुक रहती थी, राइट? मैं हमेशा ड्रॉ करता था, लिखता था, समराइज करता था. सो आई वॉज रीडिंग, I was thinking on that, I was analyzing and I was writing. And समरी बनाने से एक अच्छी चीज क्या होती है, मान लो कोई चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, तो जैसे मेरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में मैं जाना चाहता हूं तो आगे के मैं 5 क्वेश्चन की समरी रीड कर लेता हूँ. फिर जैसे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, उसके बाद मैं नेक्स्ट 11 to 15 क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं, तो मेरे आगे के 10 क्वेश्चन रेडी थे, समरी वाइज आई वॉज रेडी. सो रीडिंग द समरी, रिवाइजिंग एंड देन मूविंग अहेड. इसके कारण क्या होता था, मेरे पीछे के टॉपिक्स इजी भी होते जाते थे और मुझे आगे के टॉपिक्स फटाफट याद भी रह जाते थे. तो क्या करता था मैम, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं रीड करता था, सोचता था, एनालिसिस करता था और उसे लिखता था. रीड, थिंक, एनालाइज, राइट. रीड, थिंक, एनालाइज, राइट. दिस इज हाउ आई वाज मेकिंग द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग. बाकी नॉर्मली स्टूडेंट्स को थियोरी क्यों डिफिकल्ट लगती है, बिकॉज वो रीड, थिंक, रीड, think, read, think, that it's spice of writing
that spice of analysis Yes. is missed out. That I was Okay. missing because I was preparing the subject like by following this 4 steps as far as theory subject was concerned. हाँ, और आजकल तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और थिंक भी नहीं करते, वो सिर्फ मगअप करने की ट्राई करते हैं कि रीड Yes. एंड लर्न, मेरे को याद रखना है. अब वो Yes, ma'am. समझेंगे तो उनको अपने आप याद रहेगा. और इसी से मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर, मगअप करना लॉ में जरूरी है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉ में मगअप करना पड़ता है. नाउ इज इट रिक्वायर्ड? जो मेरे साथ पढ़े हैं वो तो ये आंसर जान ही चुके होंगे. ऑब्वियसली. मैं कभी मगअप Right. करने में बिलीव नहीं करता एंड आई एम वेरी मच अपोज्ड और आई एम वेरी मच अगेंस्ट when the point comes of cramming up the things. But see, Yes. ma'am, there is 2 things. One is mugging up, that is cramming up, and another is remembering. Remembering. रट्टा मारना और याद रखना, ये दोनों में फर्क होता है. रट्टा मारी हुई चीज में क्या होता है, राइट मैम? रट्टा मारी चीज में कई बार क्या होता है, अगर आप बीच में कहीं अटक गए तो फंस गए, वहीं आप अटक गए, आगे का पूरा गया. पर अगर आपने याद रखा होगा तो मान लो आपने 10 चीजें याद रखी होगी, बीच में आप 2-3 भूल जाओगे पर बाकी की आपको याद आ जाएगी. तो व्हाट आई से फ्रेंड्स इज दैट 2 प्रकार के प्रोविजंस होते हैं. वन इज फैक्चुअल, अनदर इज लॉजिकल. लॉजिकल तो आप समझो और उसमें आपको कुछ ना याद रखने के आने की जरूरत है, तो वो एकदम इजी होते हैं. बट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लाइकवाइज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इश्यू ऑफ शेयर्स, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, या पेनल्टी के क्वेश्चंस हो, या कौन कौन से सिचुएशन में कंट्रावेंशन हो, ये ढूंढना हो, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. तो इनको आप समझोगे तो सही, और उसके बाद उनको याद रखना भी जरूरी है. तो याद कैसे रखो? या तो उसे कोई प्रैक्टिकल केस के साथ जोड़ दो, या फिर उसका कोई शॉर्ट कोड बना दो, राइट? या फिर कुछ ना हो पाए तो उसे रिपीट करते रहो इंटरवॉल पे. ऐसा करके आपको याद रह जाएगा. तो आपको सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट मॉड्यूल लैंग्वेज लाने की भी जरूरत है, पर इस तरीके से सिस्टमेटिकली अगर आप लर्न करोगे और मेरे मुताबिक अगर आप लिखते रहोगे ना, राइट, तो कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं, आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद रह जाएगी. बिकॉज आप लिखते हो तो लिखने से पहले एनालिसिस करना जरूरी, एनालिसिस करने से पहले सोचना जरूरी, और सोचने से पहले रीड करना जरूरी. तो अगर आप रीड करके सोचते हो, सोचने के बाद एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद लिखते हो, तो काफी सारी चीजें तो अपने आप ही आपको याद रह जाती है. सो दैट्स हाउ मैम आई वाज when I was preparing the particular subject of law. Now ma'am, I am asking a question that what's the relevance of writing practice in law subject? So जैसे आपने बताया वैसे ही याद रखना, उसके साथ आप लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. अब हितेश सर का एक हमें स्टेटमेंट होता था कि 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 100 टाइम रीडिंग. अगर आप 100 बार पढ़ रहे हो, उसकी जगह आप 1 बार लिख रहे हो, तो आप जो लिखते हो ना, उसमें आपका आउटपुट पता चल रहा है. जब आप सिर्फ रीड करते हो तो सिर्फ वो इनपुट है, सिर्फ आपको आपने क्या पढ़ा वो, पर उसमें से आप कितना समझे, आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो, वो आपको तब पता चलेगा जब आप लिखते हो. अब मेरा तो गुजराती मीडियम बैकग्राउंड से थी 12th स्टैंडर्ड तक, एंड आई रिमेम्बर कि मेरा थियोरी सब्जेक्ट में हर बार एग्जामिनेशन था. उसका एक ही रीजन है, एग्जाम्स और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस. अब वो राइटिंग प्रैक्टिस के बिना मुझे नहीं लगता कि आई गेस सीए में कोई जगह पे आपका खुद का परफॉर्मेंस आपको खुद को पता चल सकता है. सो राइटिंग प्रैक्टिस इज टोटली इम्पोर्टेंट. एंड सर, लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से आपको आज, कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि आईसीआई की साइड से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज होते हैं ना. वो जो केस स्टडीज होते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए? उसकी प्रैक्टिकल केस स्टडीज या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसका आंसर कैसे लिखना? ओके, एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, बिकॉज अभी हम देखें तो पेपर स्टाइल जैसा कुछ, तो ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस याद आते. तो काफी बार मैंने भी कुछ पेपर्स देखे जिसमें स्टूडेंट सीधा अपने आंसर से शुरुआत करता है. yes, this is correct, or there is no contravention, or there is contravention. जो कंक्लूजन होता है उससे आंसर की शुरुआत करता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप लॉजिकली आंसर को 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो. पहले लीगल प्रोविजंस या प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उस हेडिंग रहे. मान लो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल केस पूछा है जिसमें नोटिस के प्रोविजन है, 21 क्लियर डेज वाला, कि भाई नोटिस टाइम पे भेजा है कि नहीं भेजा है, तो आप स्टार्टिंग उस आंसर की करो नोटिस के सारे प्रोविजंस लिख के नहीं, पर नोटिस में जो नंबर प्रोविजन थे वो लिखो.
सेकेंड, फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी जो क्वेश्चन है उसमें जो फैक्ट्स है वो सारे कॉपी करो, यानी क्वेश्चन को पॉइंट कन्वर्ट करो। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये मैं आंसर बड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर आप जब खाली पढ़ते हो और फिर उसका आंसर देते हो तो कई बार ऐसा होता है कोई हिडन पॉइंट होता है वो मिस आउट होता है, गलत होता है। yes. आप वही चीज को लिखते हो तो आपका ज्यादा फोकस जाता है, और कोई हिडन पॉइंट हो, कोई फैक्ट जो आपने पढ़ने में गलत समझाओ वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप आना है, फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ द एक्ट, सेकेंड इज दिस फैक्ट्स ऑफ द केस, थर्ड ये एनालिसिस में आप जैसे आपके लैंग्वेज में लिखो, यू कंबाइन द फैक्ट विद द एक्ट एंड एनालाइज इट। आप डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ, जैसे करना चाहो करो, आपका एनालिसिस है, पर डिटेल्ड एनालिसिस करो, आपके लैंग्वेज में करो, एंड अंत में कंक्लूजन। सो योर आंसर शुड नॉट स्टार्ट विद कंक्लूजन, फाइनल आंसर, योर आंसर शुड गो टिल द एंड, राइट? सो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, facts of the case, analysis, and say the last two, the conclusion. That's how you can approach. This is one way by which you can approach to writing to practical questions. Obviously, आप एग्जाम में सीधा मूवी का क्लाइमेक्स ही मूवी के स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई yes it is there, yes ये ब्रीच हुआ है, ये वायलेशन हुआ है, so it is good कि आप एनालाइज करके लिखें। ओके सर, थैंक यू। ऑलमोस्ट मुझे लगता है तब तक सभी की जो कितने भी कंसर्न्स है वो हम लोगों की बातों से सॉल्व हो चुके होंगे, और ऑलमोस्ट ये अब मीटिंग हम यहाँ पे टॉक शो एंड करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबके लिए ये जो हमने ये बातचीत की, ये जो हमने फैक्ट्स डिस्कस किए, आई होप ये आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लोगे, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। एंड मेक श्योर जितने भी एफर्ट्स आपके बढ़ेंगे उतना आपका रिजल्ट बढ़ेगा, बिकॉज वी आर देयर जस्ट एज अ गाइडिंग पर्सन्स, और आई कैन से हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्म तो आप लोगों को करना है। तो जितना भी सीखो, जितना भी एनालाइज करो वो आप करोगे, एंड इसीलिए बस यही है कि आप ये जो भी चीजें हमने डिस्कस की उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। सर, आप कुछ कहना चाहते हो एट द एंड कंक्लूजन में? तो नहीं, बस फ्रेंड्स, आई विल जस्ट से दैट दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अभी घर पे हो, एंड नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट इज रियली डूइंग अ नाइस थिंग दैट नॉर्मली हम लोग लेक्चर में बातचीत करते पर अभी मिल नहीं पाते थे, तो मैंने और चांदी मैम से चलो कि इस तरीके से बात करते और आप सबको बेनिफिट होगा। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस टाइम इज नेवर गोइंग टू कम। आपकी एग्जाम कब होगी, क्या होगी, इसके बारे में कुछ मत सोचो, एग्जाम होगी, दैट इज फॉर श्योर, राइट? तो पढ़ते रहो, और जितना बेस्ट आप इस टाइम में से बेनिफिट ले पाओगे, आने वाला टाइम आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट दे पाएगा। So this is something from my last word. Stay home, stay safe, stay happy, and stay updated. God bless you all. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.